Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video, we are going to see the topic that is tonsillitis. Okay, so if we break down tonsil plus itis, it will convert into tonsil plus itis. ठीक है, तो tonsil क्या होता है? ये हमारा एक पार्ट है जो कि हमारे माउथ के अंदर उसके आसपास के एरिया में मिलता है। इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए वर्क करता है। इसका मतलब बीमारियों से लड़ने के लिए कुछ ना कुछ काम करता है। ठीक है, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन। सो हम कह सकते हैं कि देयर इज ए इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन एट द एरिया ऑफ द टॉन्सिल्स। ठीक है, तो टॉन्सिल्स के अंदर कहीं ना कहीं इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो रहा है। तो अब चलिए आगे देख लेते हैं पहले कि ये टॉन्सिल्स हैं क्या, कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड है, उसके बाद हम लोग ये डिजीज कंडीशन देखेंगे। ओके, तो एनाटॉमी देख लेते हैं। फिलहाल हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ द टॉन्सिल्स होते हैं: फेरेंजियल टॉन्सिल्स, ट्यूबल टॉन्सिल्स, पैलेंटाइन टॉन्सिल्स एंड लिंगुअल टॉन्सिल्स। ठीक है, तो फेरेंजियल टॉन्सिल्स नाम से ही पता चल रहा है कि ये फेरिंग्स के अंदर सिचुएटेड होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि फेरिंग्स हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का एक पार्ट है, यानी कि नोज के पीछे, माउथ के पीछे और गले के जस्ट पास ये जितना भी आपको एरिया दिख रहा है ये आपका फेरेंजियल एरिया है या फेरिंग्स है। ठीक है, इसको हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका एक पार्ट यहाँ पे सिचुएटेड है इसको हम लोग फेरेंजियल टॉन्सिल बोलते हैं। अब इसका काम क्या है? सिंपली जब आप ब्रीथ करते हो या सांस लेते हो तो जितना भी एयर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आप ब्रीथ इन कर रहे हो, सांस अंदर ले रहे हो, तो ऑब्वियस ही चीज़ है एयर आपकी फ्रेश नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे जर्म्स हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके नोज से अंदर आ जाते हैं। जब नोज से अंदर आते हैं तो ये फेरेंजियल टॉन्सिल क्या करता है कि इम्यून पावर क्रिएट करता है। ठीक, और आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देता है। ठीक है, किल करने के बाद उस एयर को कंप्लीटली प्योर नहीं कर पाता, पार्शियली प्योर करता है, फिर वो नीचे भेजता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इस तरह से इम्यून पावर रखता है अपने पास। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाते हैं ट्यूबल टॉन्सिल्स, जो कि आपके फेरेंजियल टॉन्सिल्स के जस्ट नीचे है। ट्यूबल टॉन्सिल्स को ट्यूबल टॉन्सिल्स इसलिए बोला गया है क्योंकि ये आगे चल के ये अंदर ही अंदर आपके ईयर से अटैच है। ठीक है, आपके कान से अटैच है। तो आपके कान में मिडिल एरिया में एक पाइप होता है जो कि आपके नोज से जाकर के अटैच होता है। कभी आपने नोटिस किया है कि जब आप नाक में नोज ड्रॉप डालते हो या ईयर ड्रॉप डालते हो तो वो आपके नोज से आकर के आपके माउथ में अजीब सा टेस्ट आ जाता है, राइट? तो इसी तरह से ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक है। तो ये एक पाइप है जो कि नोज और ईयर को कनेक्ट करता है। सो ये ट्यूब वे में है, ये ट्यूब की तरह है ये पाइप, इसलिए हम इसे ट्यूबल टॉन्सिल्स बोलते हैं। इसका काम क्या है? जितनी भी एयर ईयर के अंदर जा रही है और ईयर से आपके नोज के अंदर आ रही है, ये जितना भी एयर आपका यहाँ से जा रहा है, ठीक है, तो इसको प्योर करने का या इसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने का काम करता है। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं पैलेंटाइन टॉन्सिल। पैलेंटाइन टॉन्सिल्स आपका यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका सिचुएटेड है, यहाँ पे। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि माउथ के डीप इनसाइड बेसल एरिया में सिचुएटेड है, राइट? तो इसका काम क्या होगा? इसके 2 मेन फंक्शन है। पहला फंक्शन, जो आप नोज से ब्रीथ कर रहे थे, जो कि फेरेंजियल टॉन्सिल प्योर कर रहा था उसको, मतलब पार्शली, हाँ, वो और अंदर आ रही है। ठीक है, एयर अंदर आ रही है, ऑक्सीजन अंदर आ रही है। इसके बाद पैलेंटाइन टॉन्सिल उसको प्योर करता है, उसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है। साथ ही साथ जितना भी फूड आप अंदर खाते हो, क्योंकि माउथ के पास है तो फूड भी आपका प्योर नहीं है भाई, उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, तो उसके भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने का काम पैलेंटाइन टॉन्सिल करता है। अल्टीमेटली आप कह सकते हो कि इससे ज़्यादा और इससे ज़्यादा वर्क आपका पैलेंटाइन टॉन्सिल कर रहा है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपका लिंगुअल टॉन्सिल। तो ये आपके माउथ के या आपकी ये टंग है, टंग के बेस एरिया में होता है, यानी टंग के पीछे पाया जाता है। ठीक है, इसका भी काम क्या है कि ये फूड के जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको किल करने का काम करता है। सो अब आप मुझे ये बताओ कि इन चारों में से सबसे ज़्यादा वर्कलोड, सबसे ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एक्सपोजर या प्रेशर किस पे पड़ रहा है? बिल्कुल सही,
पैलेंटाइन टॉन्सिल पे। क्यों? क्योंकि ये फूड के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी किल कर रहा है, एयर के भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर रहा है, ठीक है। बाकी सब एक एक काम कर रहे हैं और ये 2 काम कर रहा है। सो आई थिंक आपको सबसे ज़्यादा कौन काम कर रहा है वो क्लियर हुआ होगा। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, आगे देखते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं। तो टॉन्सिल्स मैंने आपको बता दिया, टॉन्सिल्स जो है एक पार्ट है जो कि इम्यून सिस्टम के लिए काम करता है, ठीक है। लैटिन वर्ड से निकला है मेनली, तो इसको क्या हम कह सकते हैं, टॉन्सिले, ठीक। तो टॉन्सिले मीन्स होता है मास, एक तरह का मास है या फ्लैशी पैड्स हैं, ठीक है। पैड का मतलब क्या है, ये सॉफ्ट एरिया है जिसका काम क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना, ओके। आइटिस मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, राइट। टॉन्सिलाइटिस को अगर कंप्लीटली देखेंगे तो इट्स मीन इन्फ्लेमेशन ऑफ द टॉन्सिल्स, फिर चाहे वो आपके चारों में से कोई भी टॉन्सिल हो। कॉमनली हम देखा करते हैं या रिसर्च के अकॉर्डिंग बताया गया है कि ये प्रॉब्लम आपके चिल्ड्रंस में ज़्यादा मिलते हैं। कौन सी एज के, 6 ईयर की एज के चिल्ड्रंस में आपको ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि 6 साल के आसपास आपका जो ये पैलेंटाइन टॉन्सिल है ये थोड़ा सा ज़्यादा साइज में एनलार्ज रहता है, ठीक है। जब हम लोग 6 साल के होते हैं तो पैलेंटाइन टॉन्सिल्स का साइज़ बढ़ा हुआ होता है और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे ये नॉर्मल शेप और साइज़ में आ जाता है। तो भाई जब ये ज़्यादा बड़ा हो गया, मान लो ये इसका साइज़ बढ़ गया, तो ये सबसे ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपने अंदर चिपका लेगा मारने के लिए, ठीक है, पेस्ट कर लेगा। अब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड के साथ आया तो इसने अपने आप के अंदर उसको पेस्ट कर लिया, या एयर के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया तो इसने क्या किया, उसको पकड़ लिया, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एक्सपोज आपका पैलेंटाइन टॉन्सिल हो रहा है और एट द एज ऑफ द 6 में ये साइज अपना बढ़ा देता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉमनली अफेक्टेड टॉन्सिल्स, कौन सा है, पैलेंटाइन। आई थिंक आपको रीज़न क्लियर हुआ होगा कि पैलेंटाइन टॉन्सिल को मैं बार बार फोकस क्यों कर रही हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा टॉन्सिलाइटिस कौन से टॉन्सिल में पाया जाता है, पैलेंटाइन टॉन्सिल में पाया जाता है, जिसके 2 रीज़न है। पहला, 6 ईयर ऑफ द एज में वो अपना साइज़ बढ़ा लेता है, जब साइज़ बढ़ा लेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करेगा। दूसरी चीज़, ये फूड को भी लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है और आपके एयर के भी, या आप जो इनहेल कर रहे हो एयर, उसके भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है। तो ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार रहा है तो ज़्यादा एक्सपोज हो रहा है और ज़्यादा रिस्क बढ़ रहा है इसके आइटिस होने की, यानी कि इन्फ्लेमेशन होने के। आई थिंक आपको इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ होगा। नाउ वी आर गोइंग टू सी द डेफिनेशन पार्ट। तो डेफिनेशन हमारी सिंपली बोलती है कि कोई भी इन्फ्लेमेशन हुआ है टॉन्सिल्स में, चाहे वो एक टॉन्सिल हो, चाहे वो चारों टॉन्सिल हो, चाहे वो पार्शियल टॉन्सिल हो, कुछ भी हो, ठीक है। इट कैन बी क्लासिफाइड एज एक्यूट, रिकरेंट एंड क्रोनिक टॉन्सिल्स, ठीक। तो एक्यूट, रिकरेंट, क्रोनिक वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देख लेंगे, ये टाइप्स हैं इसके। तो इसका मतलब क्या है, टॉन्सिलाइटिस क्या है, इट इज़ एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द टॉन्सिल, ठीक। चिल्ड्रन में ज़्यादा देखने को मिलता है और एडल्ट में कम, बता चुकी हूँ। नेक्स्ट आ जाते हैं टाइप्स ऑफ द टॉन्सिल्स, देख लेते हैं। सो आई हैव टोल्ड यू कि इट इज़ ऑलमोस्ट ऑफ 3 टाइप्स, ठीक। सबसे पहले रिकरेंट को देख लेते हैं। री मीन्स होता है अगेन एंड अगेन, ठीक है। रिकरेंट का मतलब होता है जो चीज़ बार बार घट रही हो या जो चीज़ बार बार लाइक हो रही हो, ठीक है। तो रिकरेंट का मतलब क्या है, वो टॉन्सिलाइटिस जो कि बार बार हो रहा है। मान लो कोई पर्सन है, उसको टॉन्सिलाइटिस हुआ, इन्फेक्शन हुआ, फिर ठीक हो गया, फिर हुआ, फिर ठीक हो गया, फिर कुछ टाइम बाद रिपीट हो गया, फिर ठीक हो गया, ठीक है। तो सेवरल टाइम्स अगर ये टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन हो रहा है तो ये हम रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस इसको हम बोलेंगे, ठीक है। इसके अलावा आ जाता है एक्यूट टॉन्सिलाइटिस। देखो सिंपली एक्यूट का मतलब होता है जिसके साइन एंड सिम्टम्स भी कम हो, जिसकी सीवियरिटी भी कम हो और जो कम डेंजरस हो, ठीक है। तो ये कम डेंजरस है तो कम दिनों के लिए होगा, डेट इज़ 3 to 4 डेज के लिए ये देखने को मिलता है, और ज़्यादा से ज़्यादा बहुत मैक्सिमम इसका जाएगा तो ये 14 दिन के लिए आपको देखने को मिलेगा। लेकिन क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस का मतलब क्या है, क्रोनिक मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा डेंजरस या सीवियर, ठीक है। तो ये मोर देन 14 डेज को देखने को मिलता है, डेट इज़ योर क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस। तो सिंपली अगर क्रोनिक है तो ये सीवियर होगा, सीवियर है तो इसके अंदर इन्फ्लेमेशन, पस फॉर्मेशन बनने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे और जो सांस आप बाहर निकालोगे उसमें से बहुत गंदी स्मेल भी आएगी।
नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पे आपको मैं दिखा देती हूँ। देखो एक्यूट और क्रोनिक में डिफरेंस देख लो। एक्यूट में उतना आपको सीवियर नहीं दिख रहा होगा, रेडनेस ज़्यादा दिख रही है, लेकिन क्रोनिक में स्वेलिंग ज़्यादा दिख रही है, वाइट पैचेस दिख रहे हैं। इसका मतलब ये एरिया पूरा क्या हो रहा है, ख़राब हो रहा है, ठीक है, आगे चल के इसमें पस बन जाएगा, ठीक। और स्वेलिंग भी ज़्यादा दिख रही है, और ये कहीं ना कहीं ब्लॉकेज करने का काम भी कर सकता है माउथ के अंदर। ओके, सो नेक्स्ट देख लेते हैं कॉजेज। ऐसी कौन कौन सी कॉजेज हैं जिसकी वजह से आपका टॉन्सिलाइटिस हो रहा है, चाहे एक्यूट, चाहे क्रोनिक, चाहे रिकरेंट, ठीक है। तो वायरस, बैक्टीरियाज आपके मेन कॉज हमेशा होते हैं। कौन कौन से वायरस? इन्फ्लुएंजा वायरस, हर बार मैं आपको बताती हूँ, इन्फ्लुएंजा वायरस। HSV क्या है? हार्पस सिम्प्लेक्स वायरस। ये दोनों आपके क्या कर सकते हैं, टॉन्सिलाइटिस कर सकते हैं। ओके, इट्स ओके फिर भी, लेकिन एप्स्टाइन बार वायरस जो है, इट इज सो डेंजरस, ठीक है। एप्स्टाइन बार वायरस ये एक तरह का वायरस है। अगर इसकी वजह से कोई टॉन्सिलाइटिस हो गया तो इसकी प्रॉब्लम क्या है कि ये वायरस जो है वो कम्युनिकेबल होता है, लाइक एक पर्सन से दूसरे पर्सन फैलने की कैपेबिलिटी रखता है, समझ आ रहा है। बाकी इन्फ्लुएंजा और HSV से कोई फैलने के चांसेस नहीं रहते हैं टॉन्सिलाइटिस के, लेकिन आपका एप्स्टाइन बार वायरस डेंजरस होता है। किसी पेशेंट को अगर एप्स्टाइन बार वायरस की वजह से टॉन्सिलाइटिस हुआ है तो उसको छींकने की वजह से, खांसने की वजह से, दूसरे पर्सन को किस करने की वजह से दूसरे पर्सन को इन्फेक्शन फैल सकता है, ठीक है। तो एप्स्टाइन बार वायरस क्या है? एक तरह का कम्युनिकेबल टॉन्सिलाइटिस क्रिएट करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका बैक्टीरियल। तो स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, बैक्टीरियल निमोनिया, ये सारी चीज़ें आप याद कर लो। हर ENT के इन्फेक्शन में आपको ये लिखना ही लिखना पड़ेगा। हम सभी जानते हैं एक तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि बहुत जल्दी जल्दी अपने आप को रेप्लिकेट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर करके अंदर इन्फेक्शन बढ़ाने का काम करते हैं। इसके अलावा अदर कॉजेज देख लेते हैं। मान लीजिए थ्रोट इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, किसी को थ्रोट इन्फेक्शन हुआ, उसने ट्रीटमेंट करा लिया, उसको फिर से इन्फेक्शन हुआ, फिर से इन्फेक्शन हुआ, तो ये एक रीज़न है रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस करने का, ठीक है। सेम चीज़ फिर से रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है, मान लो थ्रोट इन्फेक्शन हुआ था, ठीक, वो ठीक हो गया, फिर उसके बाद रिकरेंट उसको इन्फेक्शन हुआ, तो वो क्या कर रहा है, रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस कर रहा है। इसके अलावा प्रीवियस हिस्ट्री हो सकता है, इससे पहले भी उसकी हिस्ट्री रही हो कि उसके गले में प्रॉब्लम रही हो, आगे चल करके वो प्रॉब्लम सीवियर हो गई हो और वो टॉन्सिलाइटिस में कन्वर्ट हो गई हो। नेक्स्ट आ जाते हैं एज। तो मैंने आपको एज का कॉन्सेप्ट पहले ही बता दिया कि 6 साल की एज में बच्चों को इसके पैलेंटाइन टॉन्सिल्स का साइज़ बढ़ जाता है। साइज़ बढ़ने की वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और ज़्यादा से ज़्यादा उनको टॉन्सिलाइटिस हो सकता है। इसके अलावा कोल्ड और कफ, जिसको बहुत ज़्यादा कोल्ड और कफ रहता है, बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, उसको भी स्वेलिंग, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, टिश्यू डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जाहिर सी बात है, कोल्ड और कफ हो रखा हुआ है तो कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके अंदर होगा ही, ठीक है। इसके अलावा डिक्रीज इम्यूनिटी, वो लोग जैसे कि डायबिटिक वाले पेशेंट या HIV जिसको है, ऐसे लोग जिनकी पहले से ही इम्यूनिटी कम है, तो उनको टॉन्सिलाइटिस क्या किसी भी तरह का इन्फेक्शन ईजिली पकड़ सकता है या कॉज कर सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं रिस्क फैक्टर्स। तो कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिससे हाई रिस्क बढ़ रहा है टॉन्सिलाइटिस होने का? सबसे पहले फूड। कौन सा ऐसा फूड? ऐसे फूड जो कि कंटामिनेटेड हो, ठीक है, ऐसे फूड जो कि हार्म क्रिएट कर सके, दैट इज़ योर कंटामिनेटेड फूड। तो कंटामिनेटेड फूड की वजह से कहीं ना कहीं आपके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनहेल हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ द फूड जा रहा है और आपके टॉन्सिल्स को एक्सपोज कर रहा है। इसके अलावा कुछ ऐसे आर्टिफिशियल कलर्स, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो कि हमारे फूड के आइटम्स में इन्वॉल्व किए जाते हैं या यूज़ किए जाते हैं। उस टाइम पे भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि कहीं ना कहीं वो फूड आइटम्स केमिकल्स से मिलके बने हुए हैं एंड दीज केमिकल्स आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। नेक्स्ट आ जाते हैं कोल्ड फूड, जैसे मोस्ट ऑफ आइसक्रीम्स हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गए, ये ऐसे लस्सी हो गई, ठीक है, दही, कर्ड, ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, कहीं ना कहीं आपके गले में थोड़ा सा इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन करने के चांसेस बढ़ा देती हैं या थ्रोट को एक्सपोज करती हैं, जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन पे अटैक कर सकें। इसके अलावा वेदर चेंजेस, जो बहुत ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं या इस टाइम पे कोई दिसंबर या जनवरी का महीना चल रहा है, तो उस टाइम पे क्या है कि अगर आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह, आइसक्रीम वगैरह लेते हो तो
इस टाइम पे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और थ्रोट में प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इवन कोल्ड और कफ होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, जिसके रीज़न से आगे चल के वो टॉन्सिलाइटिस में कन्वर्ट हो सकता है। इसके अलावा लॉट्स ऑफ पॉल्यूशन से जो एक्सपोज हो रहे हैं, ऐसे लोग जो किसी फैक्ट्री में, किसी कह सकते हैं कॉटन फैक्ट्री में काम करते हैं जहां कॉटन बनती है, या कोल माइंस में काम करते हैं, कोल माइंस कोयले की खान में काम करते हैं, ठीक है, तो ऐसे लोगों को पॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा एक्सपोज होना पड़ता है। अब वो उस पॉल्यूशन को ब्रीथ करते रहते हैं और हमारे टॉन्सिल्स उस पॉल्यूशन के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते रहते हैं। बट एट लास्ट क्या होगा कि कहीं ना कहीं वो टॉन्सिल्स जो है वो फेल हो जाएंगे, या इन्फ्लेमेट हो जाएंगे, या इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो ये थे हमारे रिस्क फैक्टर्स। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका पैथोफिजियोलॉजी। यहाँ पे हेडिंग डाली है मैंने, देख सकते हो आप। तो पैथोफिजियोलॉजी जो है वो बताती है कि किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंदर रेप्लिकेट या फैल रहा है। तो सारे कॉजेज़ की वजह से, फिर चाहे वो आपका बैक्टीरिया हो, चाहे वो आपका वायरस हो, या अदर कॉजेज़ हो, या रिस्क फैक्टर हो, इनकी वजह से कहीं ना कहीं आपका जो इन्फेक्शन है वो माउथ और नोज के थ्रू अंदर जा रहा है। तो इन्फेक्शन जब अंदर जाएगा या माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर जाएंगे तो वो फिल्टर होंगे, किससे फिल्टर होंगे? टॉन्सिल से फिल्टर होंगे, ठीक है। तो टॉन्सिल्स अब कितना भी फिल्टर करेगा, तो बार बार एक्सपोजर की वजह से, बार बार इन्फेक्शन, बार बार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फिल्टर करते करते कहीं ना कहीं टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। तो जब ये टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन हो गया, देन प्रॉब्लम क्या हुई कि आपके जो वाइट ब्लड सेल्स थे हमारी बॉडी के अंदर, WBCs इंक्रीज हो जाते हैं जब हमें इन्फेक्शन होता है, वो इंक्रीज हो गए। तो वाइट ब्लड सेल जब इंक्रीज होंगे तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारेंगे, राइट। तो अंदर क्या चल रहा है? फाइटिंग चल रही है। तो जब हमारे अंदर एंटीजन एंटीबॉडी की फाइटिंग होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को मारते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमारी इम्यून पावर मारती है, तो हमारे हेल्दी टिश्यू भी डैमेज हो जाते हैं, आसपास का एरिया भी डैमेज होने लगता है। इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होने लगा फेरिंग्स के अंदर या हमारे थ्रोट के अंदर, और आपको आगे चल के साइनस सिम्टम्स आने लगे, ठीक है, और आपको टॉन्सिलाइटिस हो गया। आई थिंक आपको पैथोफिजियोलॉजी भी क्लियर हुई होगी। नाउ वी आर गोइंग टू सी द साइनस सिम्टम्स। अब ऐसे कौन कौन से साइनस सिम्टम्स आ रहे हैं टॉन्सिलाइटिस होने के बाद। ऑब्वियसली इन्फेक्शन है, इसको आप आराम से सोचना ही नहीं। आपको इन्फेक्शन है तो फीवर हो गई, हमारी बॉडी अपने आप को बहुत हीटेड कर देती है, गर्म कर देती है, ताकि वो अंदर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार सके। जब ठंड लगे, जब फीवर होगा तो ठंड लगेगी ऑब्वियसली। इसके अलावा क्या प्रॉब्लम आ रही है? थ्रोट में प्रॉब्लम आ रही है, तो सोर थ्रोट होगा, थ्रोट छिला छिला सा लगेगा, ठंडा ठंडा कुछ खाने से लगेगा, ठीक है। इसके अलावा आपके थ्रोट में इन्फेक्शन हो सकता है, रेडनेस हो गई है, एनलार्जमेंट हो गया, स्वेलिंग अंदर आ गई है, ठीक है। इसके अलावा पेन होगा ऑब्वियसली, जब कुछ खाओगे या अंदर निगलोगे, स्वॉलो करोगे तो भी पेन होगा, और नॉर्मली अगर इन्फेक्शन बढ़ गया है तो भी पेन होगा। ये कंडीशन आते आते अंदर जाकर के पस फॉर्मेशन भी आराम से हो सकता है अगर क्रोनिक कंडीशन आ गई तो। इसके अलावा नेजल कंजेशन हो सकता है या हेडेक भी हो सकता है। देखो फीवर हुआ है, हेडेक बहुत कॉमन सी चीज़ है। इसके अलावा नेजल कंजेशन क्या हो सकता है? नोज में भी इन्फेक्शन अगर आ गया, देखो टॉन्सिल, पैलेंटाइन टॉन्सिल में इन्फेक्शन आया, ठीक है, या आपके ट्यूबल टॉन्सिल में आया, या आपके कोई भी टॉन्सिल में आया, तो नोज के आसपास ही हैं सारे, तो नोज में भी इरिटेशन हो सकता है। इसके अलावा लैरेंजाइटिस हो सकता है। लैरेंजाइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द लैरिंग्स, ठीक है, वॉइस बॉक्स, आपके वॉइस बॉक्स में भी इन्फ्लेमेशन हो सकता है, क्योंकि अगर लिंगुअल टॉन्सिल में प्रॉब्लम आई तो ये आपके वॉइस बॉक्स में भी इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन करने के चांसेस इंक्रीज कर सकता है, दैट इज योर लैरेंजाइटिस। इसके अलावा नोजिया वॉमिटिंग आपको तब आएगी जब आपका क्रोनिक कंडीशन हो जाएगा। देखो नोजिया वॉमिटिंग क्यों आ रही है? हमारी बॉडी चाहती है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकाल दें, तो वो क्या कर रही है कि वो हमारे अंदर से नोजिया वॉमिटिंग करवा रही है। जब हम वॉमिट करेंगे तो उसके साथ साथ बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाहर निकल जाएंगे माउथ से, ठीक है। इसके अलावा बैड ब्रेथ, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये तभी होगा जब आपकी क्रोनिक कंडीशन चल रही होगी। एक्यूट कंडीशन में आपकी बैड ब्रेथ नहीं आएगी। लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि खाना पीना कम हो जाएगा, भूख लगना कम हो जाएगी। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब इन्फेक्शन होता है हमें कहीं पर भी, हमारा ब्रेन उस इन्फेक्शन एरिया पे ब्लड सप्लाई को इंक्रीज कर देता है। जब ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगी तो उस एरिया पे WBCs काउंट भी इंक्रीज हो जाएंगे, है ना, और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से थोड़ा सी ब्लड सप्लाई को डिक्रीज कर देता है, तो हमें भूख लगना कम हो जाती है।
इसके अलावा और भी सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसा कि आपको वाइट येलो पैचेस कोटिंग, यहाँ पे देख लो ये कोटेड आपको मिल सकता है, ये सब इन्फेक्शन की वजह से हुआ है और ये आगे चल करके पस बना सकता है, ठीक है। इसके अलावा टेंडर ग्लैंड्स, हमारी जो ग्लैंड्स हैं यहाँ पे, थायराइड ग्लैंड है, देखो गले में थायराइड ग्लैंड होती है, तो उसके आसपास अगर इन्फेक्शन हो गया तो उसमें भी स्वेलिंग आ सकती है, उसमें भी टेंडरनेस टाइटनेस आ सकता है। नेक में भी आपको स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। इसके अलावा स्क्रैची, मफिल्ड, थ्रोटी वॉइस खराब हो जाएगी। देखो लैरिंक्स में भी प्रॉब्लम आ रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया वॉइस बॉक्स में भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो वॉइस निकलने में आपकी नॉर्मल वॉइस ना निकल के बैठी हुई वॉइस भी निकल सकती है और अजीब सी वॉइस निकल सकती है, डबल वॉइस भी निकल सकती है, ठीक। स्टमक पेन होगा क्योंकि आप खाना नहीं खा पा रहे हो। नेक पेन होगा क्योंकि नेक में भी इन्फेक्शन फैल चुका है। हेडेक मैं आपको बता ही चुकी हूँ। वीकनेस होगी क्योंकि आपने खाना कम कर दिया है। सो ये थे आपके सारे साइन एंड सिम्टम्स। नाउ वी आर गोइंग टू सी द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। सो सबसे पहले एज ऑलवेज हमें क्या करना है, हिस्ट्री कलेक्शन करना है। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि हिस्ट्री कलेक्शन का मतलब क्या है, किस किस चीज़ों के बारे में आप पेशेंट से पूछोगे। तो हिस्ट्री कलेक्शन में आपको सिंपली बोलना है, सिंपली आपको जो कॉजेज हैं उनसे ही आप हिस्ट्री कलेक्शन बना लोगे, ठीक है। तो आपको क्या पूछना है, क्या पेशेंट से पूछना है कि क्या आपको थ्रोट इन्फेक्शन हुआ था इससे पहले, क्या आपको बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, आपकी एज क्या है, एज पूछ लोगे। इसके अलावा इससे पहले कितनी बार आपको टॉन्सिलाइटिस हो चुका है, आपको कोल्ड का फीवर ज़्यादा से ज़्यादा रहता है, या आप डायबिटिक तो नहीं हो, HIV तो नहीं है आपको, है ना, कहाँ पे काम करते हो, कोई धुएँ वाली फैक्ट्री में तो नहीं काम करते हो, इसके अलावा बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें तो नहीं खाते हो, ठंडे वेदर में तो नहीं रहते हो, या आप कश्मीर से तो नहीं आए हो। ये सारी चीज़ें, आर्टिफिशियल कलर्स ज़्यादा यूज़ करते हो या बाहर का खाना ज़्यादा खाते हो, ये सारी चीज़ें आप हिस्ट्री कलेक्शन में पूछ लोगे। इसके अलावा करोगे फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में हम सबसे पहले वाइटल साइन चेक करेंगे। टेम्परेचर इंक्रीज मिलेगा, फीवर हो रखा हुआ है। पल्स इंक्रीज मिलेगी क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रखा हुआ है। रेस्पिरेशन आपको डिस्टर्ब मिल सकता है, गले में स्वेलिंग आ चुकी है, डिस्निया मिलेगा, ब्रीदिंग डिफिकल्टी मिलेगी, और BP में भी आपको नॉर्मल मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा हेड टू टू एग्जामिनेशन करोगे तो हेड में क्या लिखोगे, हेडेक हो रहा है, ठीक, ये सब आप लिख लो जो मैं बोल रही हूँ, है ना। उसके अलावा फेस में पेशेंट का फेस आपको पेल डल देखने को मिल सकता है क्योंकि वो कुछ खा नहीं पा रहा है ना, एंजाइटी देखने को मिल सकती है, डरा हुआ है पेशेंट। उसके अलावा नेक में स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, ईयर्स में पेन देखने को मिल सकता है, नोज़ में कंजेशन देखने को मिल सकता है, थ्रोट में सोर थ्रोट देखने को मिल सकता है। ये सारी चीज़ें आपको ईजिली देखने को मिल सकती है, ठीक है। इसके अलावा आपको बॉडी में वीकनेस देखने को मिल सकती है, डिक्रीज बॉडी वेट देखने को मिल सकता है। ये सारी चीज़ें आप देख लोगे। नेक्स्ट आ जाते हैं थ्रोट स्वैब टेस्ट कराना है। तो देखो एक तरह का स्वैब स्टिक आती है, इसके अंदर कॉटन लगा होता है, इसको सीधे सीधे आपको डीप इनसाइड थ्रोट में डालना है, जहाँ पे पैलेंटाइन टॉन्सिल है वहाँ से आपको म्यूकस लेना है। उसमें से आपको थ्रोट स्वैब को पूरा अच्छे से घुमा करके उसका म्यूकस ले लेना है। जब वो थ्रोट स्वैब गीला हो जाएगा तो उसको लैब में भेज देंगे। अब इसका फंक्शन क्या है, क्यों कर रहे हो ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि थ्रोट स्वैब लेने से जो म्यूकस आएगा उसके अंदर कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो पता करेंगे, ठीक है। चाहे बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा, वायरस प्रेजेंट हो सकता है, उसी तरह से हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। इसके अलावा मोनोस्पॉट टेस्ट करा सकते हो। ये एक तरह का ब्लड टेस्ट है जो कि डिटेक्ट करता है किस टाइप की एंटीबॉडीज़ आपके अंदर प्रेजेंट है, राइट, ठीक। तो हमारे अंदर बहुत अलग अलग तरह की एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती है, IgG, IgM, IgA, ठीक है, बहुत सारी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। हर तरह के इन्फेक्शन के लिए अलग तरह के एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर पहली बार इन्फेक्शन हुआ है तो IgM प्रेजेंट होगा, कई बार इन्फेक्शन हुआ है तो IgG प्रेजेंट हो सकता है, ठीक। तो कौन सी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है डिपेंड करता है इन्फेक्शन पे। अगर IgG प्रेजेंट है इसका मतलब इन्फेक्शन कई बार हो चुका है ना। IgM प्रेजेंट है इसका मतलब इन्फेक्शन पहली बार हुआ है। ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाएंगी। इसके अलावा
स्टेन बार वायरस एंटीबॉडीज टेस्ट। देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया, स्टेन बार वायरस जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस वायरस है, क्योंकि एक तरह का कम्युनिकेबल प्रॉब्लम क्रिएट करता है, फैलने वाली बीमारी क्रिएट करता है। तो इसके लिए एक अलग से एंटीबॉडीज़ का टेस्ट हम पता कर लेंगे, ठीक। तो इसकी अगर एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होंगी, पॉजिटिव हुआ तो हम इससे रिलेटेड ट्रीटमेंट करेंगे, नेगेटिव हुआ तो हम नॉर्मल ट्रीटमेंट देंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, ब्लड टेस्ट करा लोगे, कंप्लीट ब्लड काउंट देख लोगे, HB लेवल चेक कर लोगे, ठीक है, हीमोग्लोबिन कितना है उसका, WBCs बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब इन्फेक्शन है, ठीक। प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या ब्लड में कोई इन्फेक्शन हो गया है तो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है ब्लड के अंदर, वो हम देख लेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब मैनेजमेंट देख लेंगे। तो कौन कौन सी ड्रग्स पे हम फोकस करेंगे या कौन कौन सी ड्रग्स हम दे सकते हैं टॉन्सिलाइटिस को ठीक करने के लिए। सबसे पहले एज ऑलवेज हमें एंटीबायोटिक्स देनी है जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट को रोकती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से। तो नॉर्मली हम पेनिसिलिन देते हैं, 7 से 10 डेज हम इसे दे सकते हैं एक्यूट केस में, और क्रोनिक केस में हम इसका बढ़ा सकते हैं, डिपेंड करता है डॉक्टर्स के ऊपर, ठीक है। 2 टाइम्स देंगे, ओरल देंगे, माउथ से देंगे, ठीक। इसके अलावा एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं, बेंजीड्रामाइन, ठीक है, ये वाई है, सॉरी थोड़ा सा वो लग रहा है जी। बेंजीड्रामाइन एक तरह का स्प्रे है, माउथ स्प्रे। इसके 2 काम है, एक तो ये माउथ के अंदर इरिटेशन को भी कम करता है, दूसरा माउथ के अंदर या आपके थ्रोट के अंदर जो पेन हो रहा था उसको भी डिक्रीज करता है। एक ही टाइम हम इसे देते हैं, अगर क्रोनिक कंडीशन है तो हम इसे 2 टाइम भी या BD में दे सकते हैं। इसके अलावा एंटीपायरेटिक देंगे, एंटीपायरेटिक का मतलब है फीवर को कम करने वाली मेडिसिन। तो पैरासिटामोल नॉर्मली हम दे देते हैं, ओरल देंगे, OD देंगे, या जब फीवर आ रहा है तब हम देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ये एक तरह की एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं। मैंने आपको पहले बता दिया कि टॉन्सिलाइटिस है, आइटिस यानी इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो ऑब्वियसली इन्फ्लेमेशन के लिए आप कोई ना कोई ड्रग दोगे, डेट इज डेक्सोमिथासोन 10 mg ओरल OD में हम देंगे। और अगर ये क्रोनिक कंडीशन आ जाती है तो हम इसका mg भी बढ़ा देंगे और इसका टाइमिंग भी बढ़ा देंगे, यानी कि BD में दे सकते हैं या TDS में दे सकते हैं, ये डिपेंड करता है डॉक्टर्स के ऊपर कि डोज क्या देना है, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। मान लीजिए आपका कहीं ना कहीं मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो गया, वैसे ऐसा बहुत कम ही होता है, मेडिकल मैनेजमेंट वर्क कर जाता है, ठीक है। सर्जिकल मैनेजमेंट में आपको टॉन्सिलेक्टमी करनी है। टमी मीन्स होता है रिमूवल, TOMY, हमेशा याद रखिएगा। टमी ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है रिमूवल, इसका मतलब हम लोग एक्स्ट्रा इन्फेक्टेड एरिया को रिमूव कर रहे हैं। टॉन्सिल्स में जो इन्फेक्टेड एरिया है उसको हम रिमूव कर रहे हैं, या तो अगर पूरी तरह से टॉन्सिल्स इन्फेक्टेड हो गया तो कंप्लीट टॉन्सिल्स को हम रिमूव कर देंगे, ठीक। सो ये हम मेनली रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस में कर सकते हैं, क्योंकि ये टॉन्सिल्स की इम्यूनिटी बहुत वीक हो गई है और कंटिन्यूस ये बार बार इन्फेक्टेड हो रहा है, तो उस टाइम पे हम कर सकते हैं। या तो ये टॉन्सिल्स का साइज़ अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया और आपके ब्रीदिंग के जो पाथवे है, ये देखो माउथ को पूरा कवर कर लिया या थ्रोट को पूरा कवर कर लिया और आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो हम एक्स्ट्रा टॉन्सिल्स के साइज़ को भी कट करके ऑब्स्ट्रक्शन को हटा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो एज अ नर्स आपका मेन काम क्या है? सबसे पहले एज ऑलवेज वाइटल्स अपने टाइम पे चेक करते रहोगे, ताकि हमें जनरल कंडीशन पता कर सकें कि पेशेंट इस टाइम पे कैसा है, हेल्दी है या फीवर तो कितना आ रहा है, उसी हिसाब से आप PCM या पैरासीटामोल दोगे। नेक्स्ट आ जाता है मेक डाइट प्लान। देखो वो खा नहीं पा रहा है, पी नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके गले में ब्लॉकेज हो रहा है, पेन है थ्रोट में, तो आपको सॉलिड डाइट नहीं देनी है, सेमी सॉलिड या लिक्विड डाइट दे सकते हो। दलिया, दाल का पानी वगैरह आप उसे दे सकते हो। जूस वगैरह अवॉइड करना है, क्योंकि जूस से थ्रोट में प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक। इसके अलावा आपको पेन का मैनेजमेंट करना है। जब जब उसको पेन हो तो आप उसको वार्म वाटर से गार्गल यानी कि गलाला करवा सकते हो। इसके अलावा वो जो आपको मैंने ड्रग बताई है, जो स्प्रे बताया है, वो यूज़ कर सकते हो। कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करनी है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ठीक, उसको साइड लाइन पोजीशन आप दे सकते हो अगर उसको कंफर्टेबल लग रहा है, या आप उसको सेमी फाउलर्स पोजीशन भी दे सकते हो, लेटा सकते हो हेड को थोड़ा सा ऊंचा करके, ठीक, जिससे कि उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी कम हो। वार्म वाटर से गार्गल कराना, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। मेडिकेशन टाइम पे देना है, मेडिसिन मिस नहीं करवानी है, टाइमली देखना है कि मेडिसिन खा पा रहा है या नहीं खा पा रहा है। इसके अलावा पेशेंट को बोलना है अपने गले को आराम दो, ठीक है। अगर वो गले को आराम नहीं देगा तो कंटिन्यूअस क्या होगा, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि जब हम हमारी बॉडी को रेस्ट देते हैं उस टाइम पे क्या होता है कि हमारे सेल्स की रिकवरी फास्ट होती है, ओके। इसके अलावा
पेशेंट को इनकरेज करना है कि वो रेस्ट करे, थोड़ा स्लीप करे, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ इसका रीज़न। प्रिपेयर करना है पेशेंट को सर्जरी के लिए। अगर मान लो मेडिकल मैनेजमेंट काम नहीं कर रहा है तो सर्जरी के लिए पेशेंट को हर एक चीज़ बतानी है कि सर्जरी क्यों इंपॉर्टेंट है, कितना मनी लगेगा, कितनी जल्दी ठीक हो जाएगा और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देनी है, ये डिजीज़ क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है और आगे इसका बचाव क्या है, हर एक चीज़ बतानी है ताकि आगे चल के उसको रिकरेंट इन्फेक्शन या टॉन्सिलाइटिस ना हो, ठीक है। लास्ट में साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, उसको अच्छे से समझाना है जिससे कि वो स्ट्रेसफुल रहे। हम सभी जानते हैं स्ट्रेस हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। जैसे जैसे हमारा स्ट्रेस इंक्रीज़ होता रहता है वैसे वैसे हमारी इम्यूनिटी डिक्रीज़ होती रहती है। ये सारी चीज़ें हमें करना है। बाकी पेशेंट को घर जा कर के आफ्टर डिस्चार्ज होने के बाद क्या क्या वो कर सकता है ये भी आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे रेस्ट को हमेशा मतलब इनकरेज करते रहना है कि आपको प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत है, अभी भी आप रेस्ट करना, पानी ज़्यादा पीना ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जब अंदर जाएगा तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किडनी के थ्रू बाहर निकल जाएंगे, ठीक। कंफर्टेबल फूड जो पेशेंट खा सके वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ठीक। गार्गल करना है ना, गलाला करना है जिससे कि पेन कम होगा, इन्फेक्शन कम होगा। ह्यूमिडिफाई एयर, ठीक, एयर को ह्यूमिडिफाई करना है, अच्छे से पेशेंट को ब्रीथ करना है ना। अगर ऐसा नहीं करेगा पेशेंट तो पेशेंट को कंटिन्यूअस ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती रहेगी और पेशेंट पेन में रहेगा, ठीक। इसके अलावा वो स्टीम एयर को भी इनहेल कर सकता है, ठीक है। स्टीम एयर को इनहेल करेगा तो उससे उसका पेन भी कम होगा और पेशेंट कंफर्टेबल फील करेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑफर लॉजेंगेस। ये देखो स्टेप्सिल्स ये आपका मोस्ट कॉमनली आता है, ठीक है, मार्केट में आता है। तो ये गले में जो खराश हो रखी हुई है, जो सोर थ्रोट हो रखा हुआ है, जो गले में पेन हो रखा हुआ है, इसको डिक्रीज करने का काम करता है। इरिटेंट्स से दूर रहना है, जैसे स्मोकिंग से दूर रहना है, अल्कोहल से दूर रहना है, या ऐसी चीज़ों से दूर रहना है जो कि एलर्जिक रिएक्शन करते हैं पेशेंट को, ठीक है। धूल से, डस्ट से, और अगर वो फैक्ट्री में काम करते हैं तो उनको उससे भी थोड़ा सा दूर रहना है जिससे कि वो अपने आप को काम डाउन कर सकें और उनकी जो रिकवरी है वो फास्ट हो सके। लास्ट आ जाते हैं प्रिवेंशन। ऐसे कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स वो कर सकता है जिससे कि आगे चल के उसको ये बीमारी दोबारा से ना हो। गुड हाइजीन मेंटेन करनी है, हमेशा हैंड वॉश करके खाना खाना है, बाहर का खाना कम खाना है, कंटामिनेटेड फूड कम खाना है, ठीक है, हाइजीन मेंटेन करके रखनी है, ठीक। पेशेंट अगर बच्चा है तो उसको बोलना है कि कवर करके रखे माउथ ड्यूरिंग स्नीजिंग, जब वो खांस रहा है या छींक रहा है, ताकि दूसरों को इन्फेक्शन ना हो, ठीक। छींकने के खांसने के बाद हैंड वॉश करते रहना है, बहुत ज़रूरी है, वरना वो जिस चीज़ को भी टच करेगा तो मे बी अगर एप्स्टेन बार वाली इन्फेक्शन है, वायरस है, तो वो इधर उधर फैल जाएगा। फूड शेयर नहीं करना है दूसरों से ताकि दूसरों को इन्फेक्शन से बचा सकें। अपना वाटर बॉटल रखना है, अपना यूटेंसिल्स खाने पीने की जो बर्तन है उसको भी दूर रखना है, ठीक है। पर्सनल आइटम्स को भी दूर रखना है जैसे टूथब्रश वगैरह। इसके अलावा दूसरों से थोड़ा सा दूर ही रहना है अगर आपको सोर थ्रोट यानी कि गले में प्रॉब्लम है तो। हैंड सैनिटाइज़र, यहाँ पे देख लो सैनिटाइज़र तो आपको सभी को पता होगा, कोविड के बाद से हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करते रहना है ताकि हैंड को डिसइंफेक्ट यानी कि इन्फेक्शन से बचा सके। और हाथ हमारे इधर उधर यूज़ होते हैं तो हर जगह इन्फेक्शन फैल सकता है। अर्ली डिटेक्शन करना है, यानी कि हर 6 महीने में, चाहे वो पेशेंट हो, चाहे वो पेशेंट के घर वाले हो, चाहे वो आप हो, चाहे वो मैं हूँ, हर 6 मंथ में हमें अपने होल बॉडी चेकअप कराते रहना है। उसको हम अर्ली डिटेक्शन कहते हैं, जिससे कि हमें डिजीज़ होने से पहले ही चीज़ें पता चल जाए। नेक्स्ट आ जाता है कॉम्प्लिकेशंस। अगर ये प्रिवेंशन वो फॉलो नहीं करते हैं तो आगे चल के ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। जैसे कि ऑब्स्टेटिक यानी कि अंदर ब्लॉकेज हो रखा हुआ है तो स्लीप एपनिया हो सकता है। ड्यूरिंग स्लीपिंग उसकी सांस रुक सकती है, ठीक है, वो अचानक से उठ के बैठ सकता है। इन्फेक्शन सराउंडिंग टिश्यू में भी फैल सकता है क्योंकि आप उसको रोक नहीं पा रहे हो। एप्सिस यानी पस भर सकता है अंदर, पस भर जाएगा अंदर तो आप खाना पीना सब आपका रह जाएगा, एट लास्ट आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी। इसके अलावा ब्लॉकेज हो सकता है, ये प्रॉब्लम कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकती है अगर आपने इसका ट्रीटमेंट टाइमली नहीं करवाया तो, ठीक। और डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, जब ब्लॉकेज हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी ब्रीद इनसाइड ब्रीद आउट करने में। तो ये थे आपके सारे कॉम्प्लिकेशंस, ये था आपका टॉन्सिलाइटिस। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।